होटल विशाखा एक कमाल की जगह थी। यहाँ रहने वाले सारे लोगों के लिए तो जैसे ये स्वर्ग था। ये कमाल की खूबसूरती, आलीशान जगह, वो प्यारी प्यारी खुशबू, आसपास घूमते हुए पंछी और हर तरह की सुविधा को पूरा करने के लिए हमेशा एक पैर पर खड़े हुए सेवक। इसके अलावा और कोई क्या चाहता। माया का हाथ पकड़े हुए श्वेता उसे खींचते हुए पीछे के बहुत बड़े गार्डन में ले जा रही थी। श्वेता उसे ले जाते हुए बहुत खुश थी। वो लगातार खिलखिला रही थी और माया से कह रही थी, आज तुम्हें इस तरह की मजेदार जगह दिखाऊंगी जैसे तुमने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। तुमने अभी तो सिर्फ होटल को सामने से ही देखा है, उतने में ही तुम्हें लग रहा है कि ये बहुत आलीशान जगह है, लेकिन अभी तुमने यहाँ की सबसे खूबसूरत चीज तो देखी ही नहीं। यहाँ पर जो पार्टी आज होगी वैसी पार्टी भी तुमने आज तक नहीं देखी होगी। उसमें बहुत ही मजा आता है। इतने तरह तरह के लोग आते हैं और इतनी तरह तरह की चीजें होती हैं जैसा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन माया तो इस इरादे से नहीं आई थी। उसे श्वेता से कुछ जरूरी बात करके जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था। उसे तो यही लग रहा था कि इस बीच में सुबह का सूरज निकलने वाला है और अगर महादेवी को पता लगा कि वो यहाँ पर है तो शायद वो बुरा मान जाएंगी। उसने श्वेता से ये बात सामने रखी। अरे लेकिन ये सब पार्टी वाली बात कहां से आ गई? और पार्टी इस वक्त? ये तो सुबह सुबह का वक्त है और फिर मैं तो यहाँ तुमसे सिर्फ बात करने के लिए आई थी। अगर महादेवी को पता लग गया कि मैं यहाँ आई हूँ तो फिर सारे लोक में भूकंप नहीं आ जाएगा? अरे नहीं, उसकी चिंता तुम मत करो। दरअसल मेरी बात महादेवी से हुई थी और मैंने महादेवी को बताया था कि मेरी मुलाकात तुमसे हुई है और मैंने तुम्हें बुलावा भेजा है अपने पास आने का। वैसे तो मुझे लग रहा था कि महादेवी तुम्हें वहां से बाहर निकलने की इजाजत नहीं देंगी, लेकिन कमाल की बात है कि उसने बड़ी खुशी खुशी ये बात स्वीकार कर ली। अभी कुछ ही देर पहले मैंने एक गार्ड को भेजकर महादेवी को ये बात बता दी है कि तुम यहाँ पर हो। महादेवी ने यही कहा कि तुमने बहुत समय साधना में बिताया है। एक दो दिन तुम यहाँ पर आराम से बिताना चाहो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि अच्छा होगा कि कुछ वक्त यहाँ पर अच्छे से बिताकर अपना मन प्रसन्न कर लो। और जब तुम यहाँ पर अच्छे से आराम कर चुकी होगी तो तुम्हारा मन भी अच्छा हो चुका होगा। तब वापस जाकर अपनी साधना का काम आगे बढ़ा सकती हो। माया को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। आखिर महादेवी जैसी औरत ऐसा कैसे कह सकती थी? अभी तक उसने जैसा महादेवी को जाना था वो अनुशासन में बिल्कुल लापरवाही नहीं बर्दाश्त करती थी। तो फिर अब अचानक से माया को इतनी खुली छूट उसे अजीब लग रहा था। अगर किसी को भूख लगी हो तो वो उपवास की शिक्षा देती और अगर कोई काम जल्दी कर सकता है तो वो उस बात के लिए उसे और भी नीचा दिखा देती थी। उसे अच्छी तरह याद था जब एक नई शिष्या ने उससे पूछा था कि उसे साधना करने में यहाँ पर कितना वक्त लगेगा, तो महादेवी ने कहा था कि उसे 6 महीने लगेंगे। और उस लड़की ने अपना आत्मविश्वास दिखाने के लिए कहा था कि अगर दुगनी मेहनत से काम करूं तो कितना वक्त लगेगा। तो महादेवी ने उसे जवाब दिया था कि दुगनी मेहनत से काम करो तो 12 महीने लगेंगे। उस बेचारी लड़की की समझ में ही नहीं आया कि इस बात का मतलब क्या है। बाद में दूसरी लड़कियों ने उसे बताया कि महादेवी को जल्दबाजी में काम करने वाले लोग पसंद नहीं है और वो यही मानती हैं कि जिस चीज में हमेशा से जितना वक्त लगता आया है उस चीज में उतना ही वक्त लगना चाहिए। और अगर कोई जल्दी करना चाहता है तो उससे उसके काम पर फर्क पड़ता है और उसका काम ठीक से नहीं होता, जिससे आखिरकार उसे 2 गुना वक्त लग जाता है। और लोगों से इस तरह की बातें करने वाली महादेवी ने आखिर इतनी आसानी से उसके यहाँ रहने की बात कैसे मान ली थी? इसके अलावा जो श्वेता अभी कल तक इस बात से डर रही थी कि अनुनाद के अंदर अगर श्वेता और माया को एक साथ महादेवी ने देख लिया तो दोनों को अनुशासन भंग करने के लिए सजा मिलेगी, उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की शुरुआत कर दी जाएगी। आज वो शांत कैसे थी? माया श्वेता से बोली, क्या बात कर रही हो? महादेवी ऐसी बात कैसे मान सकती हैं? अभी कल तक ही तो तुम्हें डर था कि कहीं अनुशासनात्मक कार्यवाही ना हो जाए। हाँ, वो तो इसलिए क्योंकि हम अनुनाद में बिना महादेवी की इजाजत के घुसे हुए थे। वो बात महादेवी को सहन नहीं होती।
लेकिन यहां तो सिर्फ बात इतनी है कि तुम मेरे साथ एक दिन की छुट्टी लेकर अपनी थकान दूर करने वाली हो। इसमें उसे दिक्कत क्यों होगी? श्वेता ने कहा। ओह, अच्छा, तो ये बात है। तो फिर उसने क्या कहा है? मुझे कब तक यहां रहना चाहिए? माया ने श्वेता से पूछा। ये तो तुम्हारे ऊपर है। जब तुम्हारा मन अच्छी तरह से प्रसन्न हो जाए और तुम अपने आप को तरोताजा महसूस करो, तब तुम आगे जाकर अपनी साधना का काम फिर से आगे बढ़ा सकती हो। माया बोली। सुनने में बहुत अजीब लगती है ये बात। महादेवी के मिजाज का भी कोई भरोसा नहीं। कभी ऐसा होता है तो कभी वैसा होता है। चलो ठीक है, अगर उसने मुझे रहने की इजाजत दे दी है तो मैं क्यों ये मौका हाथ से जाने दूं? हाँ बिल्कुल, ये कोई हाथ से जाने देने वाला मौका है ही नहीं। तो चलो मैं दिखाती हूँ। यहाँ इस तरफ से चलना है, पीछे के गार्डन में। ये पार्टी इतनी शानदार होती है कि मन करता है बस कभी खत्म ही ना हो। श्वेता ने कहा। ठीक है, चलो देखते हैं कि किस तरह की पार्टी है और वहां क्या होता है। ये भी एक नया ही अनुभव होगा। थोड़ा मजा भी होना चाहिए जिंदगी में। माया ने मुस्कुराते हुए श्वेता से कहा। थोड़ा क्यों, जिंदगी खुल के मजे लेने चाहिए। आखिर मजे में कमी क्यों हो? श्वेता बोली। हाँ, बात तो तुम्हारी भी सही है, माया ने कहा। इस दौरान बातें करते करते वे लोग होटल विशाखा के पीछे उस हिस्से में पहुंच चुकी थी जहां से सामने उन्हें वो हॉल दिखाई दे रहा था जिसमें शायद होटल विशाखा की वो पार्टी हो रही थी। दोनों लड़कियां जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वहां की ठंडी ठंडी हवा उनके बालों को उड़ा रही थी और वो हवा उन्हें अंदर से बड़ी तेजी से तरोताजा तो कर ही रही थी, लेकिन साथ ही साथ एक तरह की नींद भी माया की आंखों में भरी जा रही थी। आखिर उसने एक लंबी नींद नहीं ली थी। वो तो उसे सिर्फ सपने में लगा था कि जैसे उसने बहुत सो लिया हो, लेकिन असलियत में तो बड़ी मुश्किल से वो 15 मिनट की ही नींद हुई थी। इसलिए नींद पूरी ना होने की वजह से उसका सिर अभी भी भारी महसूस हो रहा था और ये ठंडी ठंडी हवा उसे और भी भारी बना रही थी। कुछ देर तक श्वेता उसका हाथ पकड़े हुए उसे आगे ले गई। जब वे उस हॉल के सामने पहुंची तो उन्होंने देखा कि दो नौजवान सैनिक दरवाजे पर खड़े थे जो कि बहुत ही खूबसूरत लिबास में थे। उन दोनों लड़कियों की ओर से प्यार से मुस्कुराकर उन्होंने उनके आगमन के लिए आमंत्रित करते हुए अपने सरों को अभिवादन में हिलाया और दरवाजे को धीरे से खोल दिया। श्वेता उसमें से एक की ओर बड़े प्यार से देखते हुए मुस्कुराई। उसे अंदर आने का इशारा करने के लिए उसने सर हिलाया। फिर माया भी खुले दरवाजे से अंदर चली गई। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ श्वेता के पीछे पीछे माया भी अंदर आ गई। अंदर जाने पर दोनों ने देखा कि वहां एक शानदार गलियारा था जिसमें चारों तरफ छोटे छोटे आले बने हुए थे। उन आलों में बहुत ही प्राचीन काल की तरह की मोमबत्तियां जल रही थीं। ये मोमबत्तियां हवा से बुझ ना जाएं, इसलिए उन पर किसी तरह की परत का आवरण चढ़ा हुआ था। इधर माया सोच रही थी कि अगर ऐसा है तो मोमबत्तियों को ऑक्सीजन कहां से मिल रही है? शायद इसके नीचे कुछ ऐसे छेद होंगे जहां से हवा को यहां आने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा है तो इससे निकलने वाला काजल ऊपर जमा क्यों नहीं हो रहा है? शायद ये किसी खास तरह का भ्रम है, माया ने सोचा। उसका हाथ छोड़कर अब श्वेता आगे बढ़े जा रही थी और उससे कुछ 10 कदम आगे निकल गई थी। जहां वो गलियारा खत्म होता था उसके ठीक सामने वो गलियारा किसी बहुत विशाल सांप की तरह बनने लगता था और ऐसा महसूस होता था जैसे लोग किसी बड़े से अजगर के शरीर के अंदर से निकल रहे हैं। ये थोड़ा डरावना था, लेकिन माया ने सोचा कि शायद किसी थीम पर उन्होंने इस होटल का निर्माण किया है, इसलिए वो हिस्सा इस तरह का है। श्वेता के पीछे पीछे चलते हुए जल्द ही माया ने देखा कि वो लोग उस अजगर के खुले मुंह से बाहर निकलकर उस मैदान में पहुंच रहे हैं जहां वो पार्टी चल रही है। पार्टी में बहुत सारे लोग अलग अलग झुंडों में इधर से उधर मंडरा रहे थे। उनके हाथ में कोई एक रसीला पेय पदार्थ था जो वाइन जैसा नहीं लग रहा था और उसकी खुशबू भी बहुत ही आकर्षक थी। श्वेता तो जैसे वहां कदम रखने के बाद एकदम ही पागल हुई जा रही थी। वो आगे बढ़ी
और पार्टी के लगभग बीच में गिटार अपने हाथों में लेकर बजाते हुए एक नौजवान के पास पहुंची। उसने उस नौजवान के हाथों को अपने हाथों से पकड़ा और लहराने लगी। माया का स्वभाव ऐसा नहीं था कि इतनी जल्दी वो किसी पार्टी में घुल मिल जाए, इसलिए वो अभी खड़ी की खड़ी अपने आसपास देख रही थी कि ये पार्टी किस तरह की है और यहाँ क्या हो रहा है। वहां कई तरह के अलग अलग लोग थे, बल्कि ये कहा जाए कि वे अलग अलग तरह के प्राणी थे। श्वेता देख सकती थी कि ऐसा नहीं था कि वहां सिर्फ इंसान या इंसान से मिलते जुलते किस्म के प्राणी ही हों। वहां पर अलग अलग तरह के प्राणी भी थे। कुछ ऐसे थे जिनके कान जरूरत से ज्यादा बड़े थे और वे अलग ही रंग में नजर आ रहे थे। इस तरह के प्राणियों के सर पर बाल नहीं थे और दूसरी तरफ जल परियों के देश से आए हुए लोग भी थे। माया को यहाँ की पार्टी बहुत ही आकर्षक लग रही थी, लेकिन श्वेता ने जिस तरह उसका हाथ छोड़कर वहां उस नौजवान के साथ ही नाचना शुरू कर दिया था, उसके बाद माया थोड़ी अकेली सी पड़ गई थी और अभी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसने देखा कि मिस्टर ओबरॉय खुद उसकी ओर चले आ रहे हैं। माया वहीं खड़ी रही और मिस्टर ओबरॉय बड़े सम्मान के साथ माया के करीब आकर सर झुकाकर बोले, माया जी, ये हमारे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है कि आपने इस पार्टी में शरीक होकर हमारे होटल को ये सम्मान दिया है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अपने होटल में होने वाली इस पार्टी के बारे में आपको बताऊं। माया निश्चित रूप से इस होटल और होटल में हो रही पार्टी के बारे में जानना चाहती थी, खास तौर पर इसलिए कि श्वेता अब कहीं और ही व्यस्त हो गई थी और उसे माया का ध्यान नहीं था, इसलिए वो मिस्टर ओबरॉय के साथ साथ चलती। आखिर क्या थी ये पार्टी और क्या था होटल विशाखा का राज? कैसे इतनी आसानी से तैयार हो गई थी महादेवी माया को यहाँ रहने देने के लिए? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए कैप्टन कार्तिक की कहानी का अगला हिस्सा, सिर्फ पॉकेट FM पर।